हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और मन लगा करके अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, चूंकि धीरे धीरे समय बीतता हुआ जा रहा है और यदि आपने अभी तक अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई नहीं की है तो आप जुड़ जाइए बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी से, जो आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट के साथ और अच्छे से तैयारी कराने का वादा करता है। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 जियोग्राफी चैप्टर 1 का यूनिट नंबर ख जल संसाधन के विषय में आज हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर का जितना भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा आज इस वीडियो में हम लोग फाइनली देखने वाले हैं। मैं कल आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कराऊंगा, जो आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे मैं उसे कराऊंगा। फिर मैं नेक्स्ट दिन आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाऊंगा, है ना। यदि आप ये दोनों अच्छे से कवर कर लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको काफी सहूलियत होगी। जी दोस्तों, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को समझ जाते हैं। इस चैप्टर का मैं जितना करा दूंगा, यदि बिहार बोर्ड में पूछेगा तो इतना से ज्यादा कभी भी नहीं पूछेगा। इस चैप्टर से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए आप लोग बढ़िया से बैठ जाइए और एक एक आंसर क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक्स पे, विषय पे बात करते हैं। चलिए, सबसे पहली जो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है वह है जल संसाधन के क्या उपयोग है, लिखे। समझ में आई बात है? क्या कहा गया है क्वेश्चन? जल संसाधन के क्या उपयोग है, लिखे। ठीक है, देखिए दोस्तों, यह प्रश्न जो है कई बार पूछे जा चुके हैं और यही प्रश्न नहीं, क्योंकि मैं जितना प्रश्न कराता हूं ना, मैं शायद भल लिख करके नहीं देता हूं, क्योंकि लिखने से क्या होता है ना कि यही आगे ये निश्चित नहीं है। मैं वह सारी प्रश्न करा देता हूं जो पूछे जा चुके हैं और जो 2026 में पूछे जाने की संभावना है। देखिए, संभावना कैसे बनती है? जो 2000 मान लीजिए कि 24 में पूछा गया और वह 25 में नहीं पूछा गया तो जरूर 26 में पूछेगा, या फिर जो 2022 में पूछा जा चुका है और पिछले आगे कई बार नहीं पूछे हैं तो जरूर 2026 में पूछेगा। इस प्रकार से भी, और मैं गेस क्वेश्चन को भी तो देखता हूं कि गेस क्वेश्चन में किस प्रकार से पूछे गए हैं। मैं सारी चीजें को देखता हूं, क्योंकि मैं आपके लिए जब इस प्रकार से क्वेश्चन तैयार करता हूं तो बहुत मेहनत करके तैयार करता हूं, ठीक है दोस्तों। बहुत चीजें, बहुत बुक देखता हूं मैं, बहुत क्वेश्चंस बैंक को देखता हूं। इन सारी चीजें को देख करके हम एक निष्कर्ष निकालते हैं और अपने एक नोटबुक बनाता हूं, ठीक है। उसमें सारी चीजें ऐड करता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन को तैयार करता हूं, यानी कि मैं छाट छाट करके लाता हूं। आप लोग हमारी बात पे भरोसा करके यदि इससे बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी से पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप एक बार सिर्फ पढ़ लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग सीधे अपने आंसर को देखेंगे। आंसर क्या कहता है प्यारे साथी? प्राकृतिक में, है ना, या फिर प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त सारे संसाधनों में जल की अलग ही महत्ता है। बात तो बिल्कुल सही है, जल की एक अलग दुनिया है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कहा गया है जल ही जीवन है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से क्या कहा गया है? जल ही जीवन है। और बात बिल्कुल सही है, जल ही जीवन है। जी दोस्तों, है ना। हम लोग आगे विचार करते हैं, इस पे आगे भी दी गई है। यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा गया था, है ना, जल संसाधन के उपयोग को भी लिखे। क्वेश्चन थोड़ी सी ये भी ऐड कर दी गई थी, ठीक है। तो जल संसाधन के निम्न उपयोग इस प्रकार से, मैं जिस प्रकार से लिखाता हूं आप उसी प्रकार से लिखिएगा। मैं कुछ सिस्टम से लिखाता हूं, पद्धति से लिखाता हूं, है ना, कुछ फॉर्मेट बना करके लिखाता हूं। आप यदि इस प्रकार से एग्जाम में लिख करके आते हैं ना तो आपको 2 में 2 मार्क्स मिलेंगे। यदि 5 मार्क का होगा तो आपको 5 में 5 नंबर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चूंकि मैंने यह अनुभव किया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है, पानी में पीने के लिए जल का उपयोग करते हैं।
है ना। दूसरा घरेलू कार्यों में, तीसरा सिंचाई में भी उपयोग किया जाता है जल का उपयोग। आगे देखते हैं चौथा, तो उद्योगों में भी करते हैं, है ना, उद्योग में किया जाता है जल का उपयोग। जल विद्युत उत्पादन में किया जाता है। 6 नंबर, आग बुझाने में जल का प्रयोग करते हैं। पर्यटन यानी कि घूमने फिरने जाते हैं तो हमारा जल का उपयोग, मतलब कि जल की जरूरत होती है। मछली पालन में, जल क्रीड़ा में, यानी जल क्रीड़ा का मतलब होता है खेलने में, यानी कि पानी में भी कुछ खेल खेले जाते हैं, ठीक है, तो उनमें भी उपयोग करते हैं। जल विद्युत परिवहन में भी इसकी उपयोगिता है। तो बहुत चीजें हैं, कहीं नहीं जा सकती है। आप समझते हैं कि जल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। यदि आप इस प्रकार से पॉइंट में लिखिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। यदि आप इस प्रकार से कामा दे दे करके लिखते हैं तो शायद आपको 5 मार्क की हो तो 2 से 3 मार्क ही दिया जाएगा। यदि आप थोड़ी सी लिख करके और नंबर दे करके लिखते हो तो 5 मार्क का है तो 5 मार्क दिया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य को लिखे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के विषय में मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अच्छी सी जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन के रूप में लाया हूँ, और मैं जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा तो मैं उसमें टॉपिक्स लाऊंगा, तो टॉपिक्स पे अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन के रूप में आप के पास आपके सामने प्रकट किया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर एवं और भी छोटे बड़े बांध के विरोध में मेधा पाटेकर के नेतृत्व में, यानी गुजरात के नर्मदा नदी पर, है ना, बनाए जा रहे सरदार सरोवर एवं और भी छोटे बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, उन, चूंकि देखिए, है ना, उन सभी के विरोध में मेधा पाटेकर के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया था। अब कहिएगा, जब बांध बनते हैं तो क्यों रुकावट हो रही है, क्यों विरोध किया जा रहा है? क्योंकि बांध जब बनते हैं कहीं पे तो वहां पे बहुत दूर दूर क्षेत्र तक, है ना, गाछ वृक्ष को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। बहुत दूर दूर क्षेत्रों तक गाछ वृक्ष को समाप्त कर देते हैं, जहां लोग रहते हैं उसे छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं, और बहुत दूर दूर तक ऐसा होता है। और यदि इस प्रकार की जब घटना होती है तो कोई अपने घर को छोड़कर अलग जगह जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे। कोई गाछ वृक्ष को समाप्त होने देंगे? कोई नहीं देंगे, है ना। तो इसीलिए बांध बनाने के लिए रोका जाता है। तो उनमें मेधा पाटेकर के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया था। चलिए समझते हैं कौन से आंदोलन थे, है ना। आंदोलन ही था, यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन। आंदोलन क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर के द्वारा चलाया गया था। मुख्य उद्देश्य देखिए, यहाँ पे कहा गया था मुख्य उद्देश्य को लिखे, तो पहला मुख्य उद्देश्य है सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को कम करना। जहां बांध बनते हैं ना वह काफी ऊंचे ऊंचे होते हैं। मैं आपको जब इसकी टॉपिक्स लाऊंगा तो मैं बताऊंगा, इसकी ऊंचाई बताऊंगा, कितने दूर मतलब लोगों को प्रवास करनी होती है, मैं ये बताऊंगा, है ना। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन के फॉर्मेट में है तो मैं आंसर क्वेश्चन की तरह मैं दे रहा हूं, ठीक है। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को कम करना। दूसरा क्या है? विस्थापित परिवारों को पुनर्निर्वास, यानी पुनर्निर्वास कराना, वहीं पर फिर से बुला लेना और उचित मुआवजा दिलाना, है ना। जो भी विस्थापित परिवार, यानी कि मतलब कोई, जैसे कि देखिए, जहां बांध बनते हैं वहां घर से अलग हो जाना चाहते हैं सब लोग, अलग अलग कहीं, मतलब कि अन्य अन्य क्षेत्र में चले जाते हैं, जिनसे कई कई परिवार जो होते हैं विस्थापित हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। तो उन सभी को कहा जा रहा पुनर्वास करना, यानी पुनः फिर से मिला देना और उचित मुआवजा दिलवाना। यदि सरकार वहां से खाली कर रही है जगह को तो सरकार ही उन्हें रहने के लिए और सारी चीजें फ्री में, मुफ्त में उपलब्ध करा दे। इस प्रकार की होनी चाहिए, है ना। आगे हम लोग देखते हैं तो तीसरा कहा जा रहा है पर्यावरण नुकसान को कम करने के लिए सरकार की ओर से सुरक्षात्मक उपाय करनी चाहिए। यानी कि इस प्रकार से जब बांध बनते हैं तो पर्यावरण नुकसान काफी ज्यादा होता है, गाछ वृक्ष को काटे जाते हैं, है ना। तो इसके लिए सरकार की ओर से सुरक्षात्मक उपाय करनी चाहिए। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, उसे समझते हैं। नर्मदा बचाओ
आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है। जी दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है यह एक गैर सरकारी संगठन है जिसे हम एनजीओ कहते हैं। क्या कहते हैं? एनजीओ कहते हैं। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, गैर सरकारी संगठन कह सकते हैं। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन को। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो जल संकट क्या है? जी हाँ दोस्तों, आपसे ये भी 2 मार्क का पूछा जाता है, 2 नंबर के पूछे जा चुके हैं। जल संकट क्या है? तो चलिए हम लोग सीधे पहले अपने आंसर को देखेंगे, उसके बाद मैं आपको अपनी भाषा में, शॉर्ट भाषा में समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए स्वीडन के जल विशेषज्ञ है ना, एक स्वीडन देश थे है ना, तो स्वीडन के जल विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार किसी भी देश अथवा प्रांत में प्रतिदिन एक व्यक्ति को 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है ना। देखिए स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे है ना, जो जल विशेषज्ञ थे और उनका नाम था फाल्कन मार्क। उनके अनुसार उन्होंने कहा था किसी भी देश है ना अथवा प्रांत के कोई भी व्यक्ति हो तो प्रतिदिन यानी एक दिन में एक व्यक्ति को 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि इससे ज्यादा हुई तो क्या होगा? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, यदि इससे कम है ना, यदि इससे कम जल की उपलब्धता को जल संकट कहते हैं। यदि 1000 घन मीटर से है ना, देखिए एक व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है ना। यदि इससे कम जल की आवश्यकता हो रही है ना, कम जल उपलब्ध हो रहा है, 1000 है लिमिट लेकिन उससे कम मिल रहा है, तो समझ जाइए कि वह एक जल संकट की समस्या बन गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लेकिन वर्तमान भारत में प्रति व्यक्ति के लिए, लेकिन अभी के समय में 1300 घन मीटर जल उपलब्ध है। लेकिन अभी मैं वर्तमान भारत में बात करूं, अभी की मैं बात करूं, अभी क्योंकि न्यू डाटा मैं लाया हूं, ठीक है, इसीलिए मैं अभी की बात कर रहा हूं। अभी के लिए 1300 घन मीटर जल उपलब्ध है। जल पीने के साथ साथ और भी बहुत से कामों में उपयोग किया जाता है। जैसे वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है। जी दोस्तों, आई होप कि आपको सारी क्वेश्चन और आंसर दोनों अच्छे से क्लियर होते जा रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अंतरराज्यीय जल विवाद के क्या कारण है? समझते हैं अंतरराज्यीय जल विवाद क्या है। शायद आपके बुक में भी ये क्वेश्चन ना दिया हो, क्योंकि बिहार बोर्ड से पूछा गया प्रश्न है इसीलिए। और इसे जो बुक में भी मैंने देखा इसकी आंसर तो थोड़ी सी कठिन आंसर थी। ठीक है, तो मैंने अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में इसे व्यवस्थित किया और स्वयं से इसे लिखा। ठीक है, चूंकि तो इसीलिए आपको शायद सरल भी लगे। ठीक है, इसकी आंसर अंतरराज्यीय जल विवाद के क्या कारण है समझते हैं। देखिए आंसर क्या चीज है? जब किसी विशेष नदी के जल के उपयोग को लेकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जल के उपयोग को लेकर आपस में विवाद या वाक्य युद्ध शुरू हो जाता है ना, तो उसे ही अंतरराज्यीय जल विवाद कहते हैं। जैसे नर्मदा एवं इसके सहायक नदियों के पानी को लेकर कुल 4 राज्यों कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में जल के उपयोग को लेकर सहमति बनी और विवाद शुरू हो गई। इसे ही हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे भी है, शायद इसकी डिफिनेशन आगे, अच्छा आगे नहीं है तो इससे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं कि अंतरराज्यीय जल क्या है ना, जल विवाद क्या है, इससे समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? अंतरराज्यीय जल विवाद
ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ अपनी भाषा में। अंतरराज्यीय जल विवाद जो है ना, ये जल मतलब कि राज्य में जल के लेकर के समस्या है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, महाराष्ट्र, इन सबों में जल प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले जो जल है गुजरात में जाती है, तो जितना क्षमता होता है गुजरात वालों को जल वहीं पे रोक करके रखे होते हैं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। फिर वे छोड़ देते हैं जल को, तो आगे बढ़ते बढ़ते राजस्थान में चला जाता है। वे अब अपनी आवश्यकता के अनुसार जल का प्रयोग करके फिर पानी को छोड़ देते हैं, बांध को खुला छोड़ देते हैं, जिससे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसी प्रकार की घटना होते रहती थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या हुआ है ना, गुजरात कभी कभी है ना दो दिन लगा देता था, क्योंकि और आगे वाले को पानी मिल नहीं रहा, तो इनसे समस्या हो चुकी थी, है ना। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए ही जल विवाद हुआ, है ना। आपस में लड़ने लगे। जब ऐसा गुजरात वालों ने किया तो अगले दिन राजस्थान वालों ने भी किया, तो फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को समस्या हो चुकी थी। तो इन्हीं की वजह से जल विवाद शुरू हो गया। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जल विवाद कहते हैं, अंतरराज्यीय जल विवाद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको सारी क्वेश्चन के साथ आंसर भी समझ में आ गई है। जी दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, यदि आप फ्री में जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी क्लास कराया जाता है, आप यदि पैनल पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर से कांटेक्ट करें। मैं आपको अवश्य फ्री में, एक भी रुपया आपसे नहीं ली जाएगी, है ना। फ्री में आपको पैनल पीडीएफ डेली, प्रतिदिन रात में आपको भेज दिया जाता है पैनल पीडीएफ। जी दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी बेहद पसंद आई। ठीक है दोस्तों, सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। ठीक है, तो कल हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे और अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझने का कल हम लोग और भी बेहतरीन तरीके से प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू दोस्तों।